हेलो प्यारे बच्चों, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हम कि पश्चाताप क्यों होता है। बाद में हम आज से 5 साल बाद 10 साल बाद बैठकर जब ये सोचते हैं कि काश मैं उस समय ऐसा करता, ये ऐसा नहीं करता तो आज ऐसा नहीं होता। ये सबके साथ होता है। जो छोटे प्यारे बच्चे जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अभी जो 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th क्लास में है, आपके पास मौका है कि आपको ऐसा ना महसूस करना पड़े आज से 5-7 साल बाद, 10 साल बाद। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। उससे पहले जो फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर आए हैं लोग, वो सभी इसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे जाके आपका नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस तरह के दूसरे वीडियोज़ के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ मिक्सअप सी बातें करूँगा। और कारण क्या है इसका, मुझे दिमाग में बात कहाँ से आई। अभी 1-2 दिन पहले मेरे पुराने कुछ स्टूडेंट्स मुझे मिले, 2 स्टूडेंट मिले, और उन दोनों से जब बातचीत हुई तो वैसे तो खुशी तो बहुत हुई कि पुराने बच्चे जब आज से काफ़ी सालों पहले 2013 के आसपास की बातें हैं, जो वो मेरे से पढ़े हुए बच्चे, अब उनकी बातों को सुन के फिर मुझे थोड़ा सा अंदर कई तरह की भावनाएँ आई। और खुद बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने आपकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, आप तो बहुत समझाते थे। देखिए बेटा, एक बात बता देता हूँ, पढ़ाने वाले लोग बहुत मिलेंगे जो सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित रखते हैं और दे दनादन लगे रहे, अपना काम पूरा किया, अब जो भी फीस है वो लिया और चलते बने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको समझाते हैं, जो आपके साथ जुड़ते हैं, जो चाहते हैं कि ये मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है और ये कभी जीवन में असफल ना हो। तो उसके लिए वो बहुत प्रयास करते हैं, आपको डांटते भी हैं, कई बार बहुत बुरा भी लगता हो कि सर ने मुझे डांट दिया, थप्पड़ लगा दिया या ऐसे चाटा लगाया, मुझे ऐसे बोला, ऊंची आवाज़ में बोला, लेकिन वो आपके भले के लिए होता है सब, ठीक है। तो एक मैं जितने भी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, मेरे पुराने एक्स स्टूडेंट्स, जो कोई PhD कर चुका है आज, कुछ गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में, कुछ डॉक्टर्स बन चुके हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं। तो एक बार यदि आप लोग जब भी वीडियो देखें मेरा, तो ज़रूर, और कुछ ऐसे भी हैं भाई जो अभी घर पे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो जैसे भी जिस स्थिति में आप हैं, तो वीडियो जब भी आप देखें तो कमेंट सेक्शन में मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहेगा। बड़े दिल से मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे ज़रूर बताएं। जो बच्चे अभी जस्ट पास आउट हुए 1-2 साल पहले, जो कॉलेजेस में हैं, वो भी बताएं उनके एक्सपीरियंस क्या है। तो मैं, क्योंकि आप लोगों के वीडियो जो व्यूज़ के बाद जो कमेंट आएंगे, उनको देख के जो नए बच्चे अब जो मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं, छोटे बच्चे, उनको या फिर पेरेंट्स भी दिखा सकते, देखो बेटा आपके सर के उस पर ये कमेंट आए उनके पुराने बच्चे के द्वारा। आप अपना नाम तो चलिए नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, सेशन ज़रूर लिख देंगे, सर मैं उस सेशन में आपसे उस क्लास में पढ़ा और उस स्कूल में पढ़ा, तो फिर उससे थोड़ा सा ये मुझे भी अपनी यादें आ जाएंगी। चलिए, है ना। देखो, बहुत ज़रूरी है जो बच्चे अभी 9th, 10th, 11th या 12th में हैं, और सबसे मेन 9th और 11th वाले बच्चों के लिए आपके पास समय है। 9th वालों के पास बहुत समय है, 11th वालों के पास आधा समय है। उनके पास बहुत है, इनके पास आधा है। उनके पास 4 साल है, उनके पास 2 साल अभी है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आधा है। आप अपना एक रोड मैप बनाएं। अब जो टारगेट बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों ने 9th क्लास में, वैसे तो ये टारगेट तो बहुत पहले ही फिक्स हो जाए, आजकल तो बच्चे 6-7th क्लास से फाउंडेशन कोर्सेज शुरू कर देते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं। मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी कोचिंग वगैरह को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, मैं बताऊँगा उसके बारे में भी। पर फाउंडेशन सीरीज़ आती हैं तो आप उनको लें, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे मटेरियल है, आजकल तो ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है। तो अब आपको करना क्या है, बहुत ज़रूरी है कि आपका गोल फिक्स हो। गोल यदि आज तक नहीं बनाया, लक्ष्य नहीं बनाया, तो बना लें। पश्चाताप उन्हीं को होता है जिनका कोई टारगेट नहीं होता, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता। कटी पतंग की तरह जीवन में जो चलते हैं वो पछताते हैं बैठ के बाद में। तो इसलिए आप अपना लक्ष्य बनाएं, टारगेट बनाएं, और फिर उस टारगेट तक पहुंचने के लिए हम जैसे सीनियर लोगों से, आपके पेरेंट्स से विचार विमर्श करें, उनकी सलाह लें और फिर उस पर आगे बढ़ें। मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है ना। तो सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं। जो लोग बहुत कामयाब हुए हैं उनके पास भी 24 घंटे ही हैं। मुझे अभी कल ही पता लगा कि एक स्टूडेंट एक्स, अभी जो लास्ट ईयर जो बच्चा पास हुआ था, उसने SSB क्लियर कर लिया है। उसका मेडिकल और मेरिट लिस्ट बची है, तो जल्दी यदि वैसा होता है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए, बहुत खुशी की बात होगी। NDA में बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है। तो ये चीज़ें बड़ा खुश करती हैं मन को, हमें भी प्रफुल्लित कर देती हैं कि हमारे बच्चों का ऐसा परिणाम आ रहा है। लेकिन वो तभी संभव है जब एक कंसिस्टेंट और शेड्यूल्ड वे में मेहनत की जाती है। कोचिंग्स की ज़रूरत नहीं है।
आपको कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, मैं एक बार समझाता हूँ उस बात को कि कई बार पेरेंट्स नहीं मानते हैं बच्चे के साथ कि भाई नहीं कोचिंग कर लो बेटा, कोचिंग कर लो, कोचिंग कर लो। अरे भाई कोचिंग देखो 24 घंटे सबके पास हैं, माँ बाप के पास भी, बच्चे के पास भी, और जो बहुत सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं या जो बहुत कामयाब बच्चे हैं उनके पास भी, तो उसमें से 8 घंटे तो स्लीपिंग टाइम हो ही जाता है, स्लीप का ही टाइम, सोने का ही टाइम हो जाता है। उसके बाद 3 से 4 घंटे बच्चे का पूरा दिन का नहाने धोने, खाने पीने का, कुछ घर पे यदि थोड़ा बहुत मम्मी के साथ झाड़ू पोछा कर दिया, कुछ हेल्प कर दिया, तो उसका टाइम हो गया डेली एक्टिविटीज़ का। अब कितना समय हो गया, लगभग 12 घंटे तो गए, 12 आवर्स तो गए। बचा क्या, नेक्स्ट 12 आवर्स बस बचे हमारे पास, सबके पास वही 12 घंटे बचे। अब इस 12 घंटे में से बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाने आने में 6 से 7 घंटे तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। उसके बाद स्कूल का जो HW मिला होमवर्क, उसको करने में 3 से 4 घंटे लगने चाहिए। यदि बच्चा नहीं लगा रहा तो फिर उसका स्कूल जाना बेकार है। 3 से 4 घंटे एक आइडियल जो कंडीशन है, इतना समय बच्चे को होमवर्क में लगना चाहिए। मैं बड़े बच्चों के लिए विशेषकर बात कर रहा हूँ, 9 to 12, ठीक है। उसके बाद अब देखो कितना, यदि 6 और 4 आप 6, 3, 9, 10 घंटे तो ये हो गए। बचा कितना टाइम भाई, 12 में से 2-3 घंटे तो बचे। उसमें से अब आप उसको बैग टाको और मार दो धक्का, जा भाई उधर जा, उससे पढ़ के आ, उससे पढ़ के आ, कोचिंग पे जा, ट्यूशन पे जा। क्या मिलेगा भाई, क्या कर पाएगा बच्चा? ना तो स्कूल पे कंसंट्रेशन, ना होमवर्क हो रहा, ना वो उधर कंसंट्रेशन उसका। अरे भाई शरीर ही तो है, कोई रोबोट थोड़ी है। तो उस चीज़ को समझिए, और बच्चों को भी समझने की ज़रूरत है ये। क्योंकि आपने स्कूल में जब गए तो आपने वहाँ बर्बाद नहीं करना समय और पैसा, आपको वहाँ से कुछ लेना है। पेरेंट्स ने जो फ़ीस पे की है उसका आपको यूज़ करना है। पूछिए ना, आस्क द डाउट्स। क्लास में खड़े होइए, पूछिए कि सर प्लीज़ ये बताओ। मुझे नहीं लगता कोई टीचर आपको मना करेगा, और मना करता है तो फिर स्कूल प्रिंसिपल है, जाइए मैनेजमेंट के पास कि सर फलां टीचर हमें नहीं बताता है, नहीं समझ में आ रहा हमारा। तो उसको यूज़ करो, प्रॉब्लम्स निकालो, ठीक है। तो ये कोचिंग जो है फिज़िकली तो आजकल कोविड के कारण पॉसिबल ही नहीं है। ऑनलाइन का एक ऑप्शन रहता है। हाँ, ऑनलाइन का यूज़ आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई विशेष परिस्थिति में यदि आपको डाउट्स हैं तो अपना संडे को टाइम निकाल लो, या कभी और कोई लाइव क्लासेस वगैरह कोई हैं तो उनको देख लो, ठीक है। फिर सेल्फ स्टडी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि बच्चे ने सेल्फ स्टडी नहीं की तो उसने चाहे कुछ भी कर लिया, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि पश्चाताप ना हो उसके लिए किस प्रकार से आपको काम करने की ज़रूरत है। जिस कॉलेज में आप चाहते हैं कि मेरा एडमिशन हो, तो उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं वहाँ हो जाए। घर पेरेंट्स के 5-7-10 लाख रुपए आप वेस्ट ना करें। वो सब पॉसिबल है, बच्चे करते हैं, पर वो करते तभी जब वो एक शेड्यूल के साथ चलते हैं। तो सेल्फ स्टडी में क्या आता है, अपने यहाँ पे आपने नोट्स बना लिए, सारा काम हो गया। अब वहाँ रिविज़न्स करने की बात आती है। कम से कम 3 बार रिविज़न होना चाहिए। फर्स्ट रिवीजन जब हो रहा है आपका, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। जो नोट्स आपने बनाए हैं उनको थ्रोली पढ़ना, फॉर्मूलेज़ को मेमोराइज़ करना, लर्न करना, और फिर हर पेज से पर पेज कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करना। जैसे ये पेज है तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखो आप, हर पेज में से जो कुछ आपने पढ़ा। क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं ना, दिमाग पे जोर नहीं डालोगे, कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। तो क्वेश्चंस फ्रेम करो, लिख लो हर पेज पे। फर्स्ट रिवीजन में टाइम आपको लगेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, 1 घंटे से 1.5 घंटे का टाइम एक चैप्टर के लिए लग सकता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जब रिवीजन आप करेंगे, सेकंड रिवीजन में समय कम लगेगा, लगभग 20 से 25 मिनट, आधा घंटा आपका लग जाएगा, अराउंड 30 मिनट, है ना। उस समय आपको क्या करना है, क्या तरीका अपनाना है। सुबह उठते समय, उठने के बाद कॉपी लो, रफ नोटबुक लो या पेज लो, उस पर किताब नहीं खोलनी। अब सिर्फ नोट डाउन करो, कल जो पढ़ा था, परसों जो पढ़ा था, पिछले वीक में जो कुछ हमने पढ़ा, उस पर्टिकुलर चैप्टर में जो पढ़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, अकाउंट्स, जो भी है, उस चैप्टर को बिना देखे उसके मेन पॉइंट्स नोट करो। कोशिश करो कि पूरा चैप्टर तुम्हारे दिमाग में है कि नहीं, वो सारा नोट करो। जो चीज़ नहीं, और फिर मैच करके देख लो, जो छूट गया उसको दोबारा याद कर लो। थर्ड रिवीजन का जो तरीका है वो है फ्री, कहीं वॉकिंग करते समय, या आप कहीं कुछ बस स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल बस में जा रहे हैं, कहीं भी फ्री टाइम है, जब आप फ्री बैठे हैं, कुछ नहीं है आपके पास, उस समय सोने से पहले जब नींद नहीं आ रही, 10 मिनट 5 मिनट आप बिस्तर पर हैं, उस समय सोच सकते हो। एक पिक्चर की तरह आपके दिमाग में चलना चाहिए, कहानी की तरह वो चैप्टर आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि सर ने ऐसे शुरू किया, पहले ये टॉपिक लिखा, फिर ये बताया, ऐसे बताया। वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो कभी भी जीवन में पश्चाताप की ज़रूरत नहीं आएगी, नौबत नहीं आएगी, आप ज़रूर कामयाब होंगे। जीवन में करने को बहुत कुछ है, और करते वही हैं जो सोचते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा, अपना एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। कोचिंग्स में सिर्फ यही होता है। देखो, आप बहुत मोटा पैसा खर्च होता है,
फैमिली डिस्टर्ब होती है। अब इमेच्योर तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी नासमझ हैं थोड़ा सा। 10वीं क्लास पास करके 11वीं 12वीं करके बच्चे को किसी बहुत दूर की जगह पे बड़े शहर में अकेला छोड़ना संभव नहीं होता है। तो या तो उसको पीजी में डालना, उसके लिए बहुत सारा खर्चा एक्स्ट्रा और लगता है, या फिर घर का कोई एक पर्सन आपके साथ वहाँ रेंट के रूम पे रहेगा लेके, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। उन सब से बचा जा सकता है। और वहाँ भी जाने के बाद गारंटी नहीं है, किसी को बुरा लगे तो लगे, गारंटी नहीं। बहुत सारे बच्चे वहाँ से बुरी तरह से ख़राब होके आते हैं, डिस्ट्रैक्ट होके आते हैं, बिगड़ के आते हैं। क्या सक्सेस रेशियो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का? जब स्कूल का सिलेक्शन करते हैं तब एक अच्छे स्कूल का सिलेक्शन करें, अच्छे से परख के करें, और बेझिझक क्लास में। मैंने देखा है, मेरे जीवन में एक लंबा अनुभव मेरा है इस लाइन में, टीचिंग लाइन में। तो जो बच्चे हर साल मैं देखता हूँ क्लास में, जो बच्चे हेजिटेशन नहीं रखते हैं, जो पूछते हैं, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। मेरे बहुत सारे बच्चे पीएचडी तक पहुंच गए, आईआईटी से एमएससीज कर रहे हैं, एमएससी किया, पीएचडी कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डॉक्टर, बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर भी बने, गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे बच्चे हैं। तो लेकिन वो बच्चे वही हैं जो हर साल क्लास में आगे होते थे, पूछते थे। आप सब कंपटीशन में आगे रहने की स्पिरिट से काम करते थे कि मैं सबसे आगे रहूं। कभी उन्होंने बहस नहीं की जी मेरा 1 नंबर कम आया। कई बार तो ऐसा हो, कुछ बच्चों ने लगे सर आपने यहाँ पे कभी थोड़ा सा लीनियंट रह गया कोई क्वेश्चन में, सर आप ये नंबर, या फिर टोटल में कई बार 1-2 बार ऐसा हुआ, हालांकि होना नहीं चाहिए बट हुआ, तो उन्होंने सर 1 नंबर मेरा एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, इसको कम कर दो। तो ऐसे ईमानदार बच्चे, और वो बच्चे कामयाब होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो इसलिए ईमानदारी के साथ। और एक कड़वी बात पेरेंट्स को बुरी लग सकती है, जो पेरेंट्स खून पसीने से ईमानदारी से पैसा कमाते हैं ना, वो संस्कार अच्छे देते हैं, और उन बच्चों को भी परख होती है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए किस प्रकार क्या कर रहे हैं। जहाँ रिश्वतखोरी का पैसा है, इधर उधर से किसी गरीब का, किसी मजबूर व्यक्ति का पैसा ला के यदि आप बच्चों पे खर्च कर रहे हैं, तो आपके बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी आती है, वो कामयाब नहीं होते हैं। ये बात मैंने बहुत अच्छे से परखी है। तो इसलिए ईमानदारी से काम करें, पेरेंट्स भी और बच्चे भी, और एक ईमानदार एटमॉस्फेयर, एक ईमानदार देश हम बनाएं आगे चल के। यही मिशन है और यही सपना है। चलिए हम सब जरूर कामयाब होंगे इस सपने के साथ। थैंक यू।